हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका इंट्रो पढ़ेंगे और थोड़ा चैप्टर का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट चैप्टर इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो यहाँ पे हमको एक पिक्चर दिख रही है। ये फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा प्रिपेयर की गई थी 1848 में। ओके, इस पेंटिंग का क्या नाम था? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ओके, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ये एक पेंटिंग थी जो कि 1848 में प्रिपेयर की गई थी बाय फ्रेडरिक सोरी। ओके, इन 1848। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीसस क्राइस्ट, एंजल्स, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी हो गया, यहाँ पे फ्रांस हो गया। ओके, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये जो उनकी पेंटिंग थी वो क्या सिग्निफाई करती है। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। इन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई थी। 1848 में, visualizing his dream of a worldwide made up of democratic and social republics as he called them। तो उनकी जो ये पेंटिंग्स थी चारों, वो इस पर बेस्ड थी कि जो वर्ल्ड जो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, एंड सोशल रिपब्लिक्स मीन्स गणतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक मीन्स जहाँ जो रूलर्स होते हैं वो जो वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एंड रिपब्लिक मीन्स जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है इंडिया में? जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट हो गया। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जो रिपब्लिक होता है, अगर कोई कंट्री रिपब्लिक है तो उसका मतलब ये होता है कि जो उसका हेड ऑफ द स्टेट है, मीन्स जो उसका प्रेसिडेंट है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो क्या होगी? वो एग्जीक्यूशन की जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो क्या होगी? मतलब वो जनता के द्वारा इलेक्ट की जाएगी, हेरिडेटरी नहीं होगी। जैसे कि हमारा ब्रिटेन में देखते हैं कि जो वहाँ की जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन है, तो वहाँ पे वो रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटेन इज़ ओनली डेमोक्रेटिक बट नॉट रिपब्लिक। ओके, सो आई थिंक यू आप लोग समझ गए होंगे कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक क्या होता है। तो इन्होंने जो पेंटिंग बनाई 1848 में, 4 पेंटिंग, उसमें उनका यही ड्रीम था कि जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज़ शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो उनकी जो चार पेंटिंग बनाई थी उसमें से जो पहली प्रिंट थी वो क्या शो कर रही थी? वो यूरोप और अफ्रीका के लोगों को शो कर रही थी। मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। जितने भी मैन एंड वुमेन थे, वो चाहे जिस एज के भी हों या चाहे जिस क्लास के हों, वो शो कर रही थी। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी ट्रेन की तरह, मतलब एक लंबी लाइन बना के वो लोग कहीं पे मार्च कर रहे थे। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास्ड बाई इट। और जो अपनी ऑफ़र कर रहे थे होमेज। होमेज मीन्स क्या होता है? एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास्ड बाई इट। और वही होमेज मीन्स होता है फूल। ठीक है, वो फूल या जो जैसे हाँ फूल कह सकते हैं। होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास्ड बाई इट। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो जब फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे जो लिबर्टी थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल फिगर बनाया जाता था। ठीक है, हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट सी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फीमेल फिगर है उसके एक हैंड में एक टॉर्च है जो कि एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करती है, एंड दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। ओके, जहाँ पे जो मैन है उनको राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, एक हाथ में टॉर्च है जो जो क्या शो करता है, जो शो करता है एनलाइटनमेंट, और एक हाथ में एक चार्टर है जो कि राइट्स ऑफ मैन को शो करता है। ओके, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ अब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है अब्सोल्यूटिस्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। मीन्स ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा पॉलिटिकल रूल ओवर द पीपल जहाँ पे जो होता है, जो रूलर होता है या जो हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होती है उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। वो जैसा चाहे वैसा लॉ बना ले, जैसा चाहे वैसा देश को गवर्न करे, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। वो होता है एब्सोल्यूटिस्ट। ओके, तो जो इमेज है उसकी जो अर्थ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सेटन में बिखरे पड़े हैं द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उनके जो सिम्बल्स हैं वो वहाँ पे सेटर्ड हैं इन सोरियस यूटोपियन विजन। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है यूटोपियन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मीन्स ऐसी चीज़ जो सिर्फ ड्रीम आप कर सकते हैं पर वो रियली में एग्जिस्ट करना उसका पॉसिबल नहीं है, यूटोपियन कहलाता है। ठीक है, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो इनकी जो पेंटिंग है इसमें जो डिफरेंट वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो पीपल हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे से अलग हैं किसके अकॉर्डिंग टू देयर फ्लैग्स, एंड उनके जो पहनावे हैं नेशनल कॉस्ट्यूम, इसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से डिफरेंस हैं, मतलब डिफ्रेंसिएशन है इनमें। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टेचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। यानी जब फ्रेडरिक ने 1848 में पेंटिंग बनाई, ये वाली जो पेंटिंग बनाई, तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड जो है वो स्टेचू के आगे आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी नेशन स्टेट थे, मतलब 1848 के पहले वो नेशन स्टेट बन चुके थे। चलिए अब देखते हैं कि अभी तक कौन कौन नेशन स्टेट नहीं बना। ओके, फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्री कलर हैज़ जस्ट रीच द स्टेचू, मतलब वो स्टेचू के पास जस्ट पहुंचने ही वाला है। सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, उसके बाद जर्मनी हो गया, बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ये इसका नेशनल फ्लैग हो गया। तो फिर फ्रांस एंड जर्मनी बस पहुंचने ही वाले हैं। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोर्यूप क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। हम आगे पढ़ेंगे कि जो अभी इसमें चैप्टर दिया, इसमें टॉपिक दिया हुआ है जर्मनी का एकीकरण मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसी चैप्टर में आगे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ सोर्यू क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन, मीन्स यूनाइटेड नेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जर्मनी। अब ये बहुत सारी टेरिटरीज़ में सेटर्ड था, बहुत सारी टेरिटरीज़ में डिवाइडेड था, बहुत सारे यहाँ पे रूलर्स थे जर्मनी में, जो आज हम जर्मनी देख पा रहे हैं। ओके, तो उसमें जो सबसे जो एरिया वाइज और जो एरिया वाइज और पावर के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी टेरिटरी थी वो थी प्रसिया, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, वो थी प्रसिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो जर्मनी में जो ये जर्मनी का जो फ्रांस और जर्मनी जो अभी पहुँचने ही वाले हैं जस्ट लिबर्टी के पास, स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास। तो इसमें जो फ्रांस है वो तो शायद
यूनाइटेड है, लेकिन जो जर्मन पीपल हैं वो अभी एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी जर्मनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। द फ्लैग दे कैरी एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग पर्सनालिटीज़, टू यूनिफाई numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. Following the German people are the people of Austria. यहाँ पे देखिए आप क्या बता रहे हैं कि ये जो जर्मन पीपल हैं वो इस होप में आ रहे हैं कि हम जो है जर्मनी को यूनिफाई कर देंगे, ठीक है। जितने भी जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ हैं उनको यूनिफाई कर देंगे और एक अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, ठीक है। और फिर उसको एक जर्मनी में कन्वर्ट कर देंगे, एक पॉलिटिकल एरिया बन जाएगा और एक गवर्नमेंट होगी वहाँ पे, ठीक है। फॉलोइंग द जर्मनी पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मनी के बाद और कौन से कंट्रीज़ हैं? ऑस्ट्रिया हो गया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो कि इस समय अब उसमें इटली में है, लोम्बार्डी ये भी इटली का पार्ट है, पोलैंड ये यूरोप की कंट्रीज़ आपको पता ही है, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये जर्मनी के बाद हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपने भी क्या देखा यहाँ पे हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे आ चुके हैं। फ्रांस और जर्मनी बस जस्ट आने वाले ही हैं, जिसमें जो जर्मनी है वो किस लिए आ रहा है? जर्मनी इज़ कमिंग ओनली टू यूनिफाई ऑल द टेरिटरीज दैट are divided in the hope. So in this hope Germany is coming to the Statue of Liberty। और अब आप देख पा रहे हैं कि फ्रांस और जर्मनी के बाद और कौन से कंट्रीज़ हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी इटली के 2 पार्ट हो गए, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। ये जो इतने कंट्रीज़ हैं वो अभी क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आने ही वाले हैं। दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी एमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम द हेवंस एबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल गेज अपॉन द सीन। तो जो हेवंस मतलब स्वर्ग से जीसस क्राइस्ट, सेंट एंड एंजल मीन्स परियां, ठीक है, सेंट्स मीन्स साधु संत, ठीक है। तो जो स्वर्ग है हेवन, वहाँ से क्राइस्ट, सेंट और एंजल जो है ये सीन को देख रहे हैं। कौन सा सीन? कि जो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में आ रही हैं और वो लिबर्टी गेन कर रही हैं, फ्रेटर्निटी गेन कर रही हैं एंड इक्वलिटी है तो पॉलिटिकल टर्म हो गया, वो भी इसमें वो इसका भी मेंशन था, ठीक है। द चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशूज विजुलाइज्ड बाय सोरिउ। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। तो हम इस चैप्टर में मेनली उन इशूज़ को पढ़ेंगे जिन इशूज़ को फ्रेडरिक सोरिउ ने अपनी पेंटिंग में पेंट किया, ठीक है, जो कि एक 19th century में एज अ रिज़ल्ट ऑफ मैनी पेंटर्स एंड मैनी थिंकर्स नेशनलिज्म इमर्ज्ड। आपको ही पता होगा नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ। तो इसकी जो रूट है वो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, फ्रांस, रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1789। तो ये इसकी रूट ये है, फ्रांस का रिवॉल्यूशन जब हुआ तो उससे हमको 3 आइडियाज़ मिले। कौन से आइडियाज़ थे? चलिए बताते हैं हम आपको। एक हो गया इक्वालिटी, आपने पढ़ा होगा, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिबर्टी, और आपने एक और वर्ड सुना होगा फ्रीडम। ये तो खैर हमारे टॉपिक में है नहीं फ्रीडम, इन दोनों में डिफरेंस हमारे इस चैप्टर में है नहीं, पर फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। तो
क्या आप पहले से समझते थे कि लिबर्टी एंड फ्रीडम जो टर्म है इन दोनों का मतलब एक ही है? बिल्कुल नहीं। अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि लिबर्टी और फ्रीडम टोटली डिफरेंट हैं। हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या जो सिटीजन्स हो नहीं सकते। अभी मैं बताता हूँ। अब आप एक और टर्म है सिटीजन, एक और टर्म है, देखिए सिटीजन। ये सब मैं आपको डिफ्रेंसिएशन वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिटीजन्स और पीपल में क्या डिफरेंस होता है। आप लोग शायद ही जानते हो कि सिटीजन्स और पीपल्स में क्या डिफरेंस होता है, और फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको अगले चैप्टर आने वाली वीडियोस में अपने बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. मीन्स नेशनलिज्म जो है 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। ओके, जिसने क्या है, जो ये नेशनलिज्म का जो आइडिया है